पिछले दिनों काफी डिमांड बच्चों की आ रही थी कि सर क्लास 11th के लिए कोई प्रैक्टिस पेपर डालिए जिससे कि हम लोगों को क्लास 11 में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा मिड टर्म एग्जामिनेशन में उसका प्रैक्टिस हो सके। तो इसलिए ये आपके सामने क्लास 11th हिस्ट्री का एक प्रैक्टिस पेपर है। बच्चे इसको अच्छी तरह से समझ लें और ठीक इसी पैटर्न के ऊपर आपका जो मिड टर्म का पेपर होगा उसका क्वेश्चन पेपर आएगा। ये देखिए 90 मिनट का जो है ये आपका कुल पेपर होगा और इसमें 4 खंड होंगे, 4 सेक्शन होंगे ए, बी, सी और डी। खंड क में 24 प्रश्न होगा जिसमें कि 20 प्रश्न आपको करने होंगे। खंड ख में यानी सेक्शन बी में 22 प्रश्न होंगे जिसमें कोई 18 करने होंगे, 4 आप छोड़ सकते हैं। खंड ग में 12 प्रश्न होंगे जो 2 केस पर आधारित, 2 स्रोत पर आधारित प्रश्न होंगे, इसमें से कोई 10 आप कर सकते हैं। और खंड घ सेक्शन डी जो होगा ये मैप वाला होगा जिसमें कि 2 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 59 और 60। ये दोनों मानचित्र आधारित प्रश्न होंगे और ये दोनों ही आपको हल करने पड़ेंगे। तो ये एक जनरल इंस्ट्रक्शन है जिसको अच्छी तरह से बच्चों को समझ लेना चाहिए। और अब सीधे रुख करते हैं प्रश्नों का और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से सेक्शन ए में प्रश्न आएंगे और उनके क्वेश्चन क्या होंगे। तो इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखें और इन प्रश्नों को याद कर लें, क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर नंबर 2, 4 और 6, 2, 3, 4 और 6 ये कुल 4 चैप्टर ही आने हैं और इसी में से प्रश्न आने हैं। तो पूरी संभावना है कि इसमें से आपको प्रश्न मिलेंगे। तो देखिए सेक्शन ए का जो सबसे पहला प्रश्न है वो है कि मेसोपोटामिया के हथियार मुख्य रूप से किससे बने थे। मेसोपोटामियन वेपन्स वर प्रोमिनेंटली मेड ऑफ व्हाट। तो इसका सही उत्तर है तांबा या कॉपर। मेसोपोटामिया में जो मुख्य रूप से हथियार बनते थे वो तांबा के बनते थे या कॉपर के बनते थे। अगला सवाल देखिए, उरुक शहर की शहरी व्यवस्था द्वारा हासिल किया गया तकनीकी मील का पत्थर क्या था। द टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क विटनेस्ड बाय द अर्बन इकोनॉमी ऑफ द सिटी उरुक वाज व्हाट। तो इसका सही उत्तर है पॉटर्स व्हील या कुम्हार का पहिया। तो उरुक शहर की अर्थव्यवस्था का जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था टेक्नोलॉजी के फील्ड में वो था पॉटर्स व्हील या कुम्हार का पहिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2000 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया की शाही राजधानी के रूप में फला फूला शहर कौन सा था। यानी कि 2000 बीसी में द सिटी दैट फ्लोरिश्ड एज द रॉयल कैपिटल ऑफ मेसोपोटामिया वाज व्हाट। ये आपका क्वेश्चन है और सही उत्तर है इसका मारी। यानी कि आज से लगभग 2000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया का जो शाही राजधानी था वो मारी था। मारी एक शहर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेसोपोटामिया का शासक जो 2370 ईसा पूर्व में अक्कड़ का राजा बना वो कौन था, उसका नाम आपको बताना है। The Mesopotamian ruler who became the king of Akkad in 2370 BCE was, तो सही इसका उत्तर है सारगोन। मेसोपोटामिया का शासक 2370 ईसा पूर्व में वो अक्कड़ का भी राजा था, तो वो उसका नाम था सारगोन। अब अगला प्रश्न पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इनाना डैश की देवी थी। ये फिल इन दी गैप्स है। यहां पर मैं आपके पास ऑप्शंस हैं और सही ऑप्शन है इन्नाना वाज द गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर। यानी कि इन्नाना प्यार और युद्ध की देवी थी।
ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण कब किया गया था? यह है सवाल कि द अर्लीस्ट टेम्पल्स इन सदर्न मेसोपोटामिया वर बिल्ट इन। तो इसका सही उत्तर है कि दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का निर्माण 5000 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मेसोपोटामिया के शुरुआती शहरों के लोगों द्वारा निर्मित मुख्य मंदिर निम्नलिखित थे। यहां ये 4 ऑप्शन आपके पास है, नान्ने, अनु 3, एनकी 4 और इनाना। तो आपको यह बताना है कि मेन टेम्पल्स कंस्ट्रक्टेड बाय द पीपल ऑफ अर्ली सिटीज ऑफ मेसोपोटामिया वर फॉलोइंग। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर इसका है डी, ये वाला, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि एनकी एंड इनाना। ये वाला जो ऑप्शन है एनकी एंड इनाना, ये इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता क्या नहीं है? यहां आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो नहीं के ऊपर ज्यादा जोर देना है। तो देख लीजिए आप, यहां पर है नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था, निर्माण के लिए मिट्टी की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था, और अधिकांश घर एक मंजिला थे जिनमें एक आंगन भी हुआ करता था। अब यहां पर में ऑप्शंस आपके पास हैं 1 और 2, 1 और 3, सी में है केवल 2 और डी में है केवल 1। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ए, यानी कि सेंटेंस पहला और दूसरा ही सही है। यानी कि मेसोपोटामिया के सभ्यता की क्या विशेषता नहीं है कि नगरों का निर्माण पूर्व नियोजित रणनीति के अनुसार किया गया था और इनके निर्माण के लिए मिट्टी के ईंटों का इस्तेमाल किया गया था। ये दोनों ही बातें गलत हैं, इसलिए ये इसकी विशेषता नहीं है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मेसोपोटामिया के लिपि की विशेषताएं थी। अब देखिए क्या विशेषता थी, ये आपसे पूछा जा रहा है यहां पे। तो एक बात तो ये कहा जा रहा है कि यह मिट्टी की पट्टी पर लिखा गया था, और दूसरा ये कहा जा रहा है कि यह बाएं से दाएं लिखा जाता था। अब आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 और 2 दोनों ही, यानी कि ये एक तो मिट्टी की पट्टी पर लिखा जाता था और इसकी लिखावट बाएं से दाएं तरफ होती थी। सो फीचर्स ऑफ मेसोपोटामियन स्क्रिप्ट्स वर, it was written on clay tablets and it was written from left to right. So C is the right answer. अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित भाषा को पहचाने। यह हिब्रू और अरबी परिवार या भाषाओं के समूह की भाषा थी। यह भाषा अशोक के स्तंभों पर देखी जा सकती है। यह आपको क्लू दिया गया है। तो अब इसमें से सही उत्तर आपको पहचानना है। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका अरमाइक, यानी कि अरमाइक हिब्रू या अरबी परिवार का भाषा है या इस समूह की भाषा है, और भारत के सम्राट अशोक के स्तंभों पर भी अरमाइक भाषा में लिखे हुए अभिलेख आपको मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मठवाद के मूल्य और उद्देश्य के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। There was a growing uncertainty about the value and purpose of monasticism by the, यहां आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है समय का। आपको सही उत्तर ढूंढ के ये बताना है कि आखिर ये कब शुरू हुआ था। तो सच्ची बात यह है कि 14वीं सदी के आसपास मठवाद के मूल्य और उसके उद्देश्यों के बारे में अनिश्चितता बढ़ रही थी। There was a growing uncertainty about the value and purpose of monasticism by 14th century. So this is the right answer. अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12। एक गिल्ड, जिसे हिंदी में श्रेणी भी कहा जाता है,
किसका संघ हुआ करता था? आपको सही उत्तर ढूंढना है इसमें से कि ए गिल्ड वॉज एन एसोसिएशन ऑफ whom? तो इसका सही उत्तर है एक गिल्ड शिल्प और उद्योगों का संघ था, यानी कि अ गिल्ड वॉज एन एसोसिएशन ऑफ क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री। अब आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी जो फ्रांसीसी समाज से संबंधित थी किसके द्वारा लिखी गई थी? आपको प्रसिद्ध पुस्तक फ्यूडल सोसाइटी के लेखक का नाम बताना है। और ये देखिए सही उत्तर इसका है मार्क ब्लॉक, यानी कि फ्यूडल सोसाइटी नाम के पुस्तक के लेखक का नाम मार्क ब्लॉक है। द फेमस बुक फ्यूडल सोसाइटी वाज रिटन बाय मार्क ब्लॉक। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। यूरोप ने भूमि उपयोग में परिवर्तन 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली में स्विच के दौरान देखा। क्या देखा? यूरोप विटनेस्ड चेंज इन लैंड यूज स्विच फ्रॉम अ 2-field to 3-field सिस्टम ड्यूरिंग विच पीरियड? ये क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इसका सही उत्तर है 11th century, यानी कि यूरोप विटनेस्ड चेंज इन द लैंड यूज स्विच फ्रॉम अ 2-field to a 3-field सिस्टम ड्यूरिंग 11th century, यानी कि 11वीं शताब्दी के दौरान यूरोप ने भूमि उपयोग के परिवर्तन में 2 क्षेत्र से 3 क्षेत्र प्रणाली का स्विच देखा था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। लॉर्ड द्वारा नाइट को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? द लैंड ग्रांटेड बाय द लॉर्ड टू द नाइट वाज नोन एज व्हाट? तो इसका सही जवाब है फीफ, FIEF। लॉर्ड के द्वारा नाइट को दी गई भूमि को फीफ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 16। भिक्षु जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, लोगों को उपदेश देते थे और दान पर रहते थे, इन भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? मॉन्क्स who moved from one place to another, preaching to the people and living on charity. These monks were known as friars. तो सही उत्तर है इसका फ्रायर। जो भिक्षु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे, लोगों को उपदेश देते थे और लोगों के दान पे ही जीते थे, उनको फ्रायर्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। उस विद्वान का नाम बताइए जिसने यह तर्क दिया था कि इतिहास केवल राजनीतिक इतिहास के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध और महान लोगों का जीवन भी शामिल है। तो इस लेखक का क्या नाम था जिसने ये बात कही थी? क्वेश्चन है कि नेम द स्कॉलर हु आर्ग्यूड दैट हिस्ट्री इज नॉट ऑल अबाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री बट ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरनेशनल रिलेशंस एंड लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल। और यह तर्क देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम है मार्क ब्लॉक। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? कैथेड्रल शहर के निर्माण का श्रेय किसको जाता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ Cathedral town is attributed to what or which thing, which factor? ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैथेड्रल शहर के निर्माण का जो श्रेय है वह धर्म की आड़ में व्यापार को बढ़ावा देने के अभियान का एग्जाम्पल है। यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैथेड्रल टाउन एट्रीब्यूटेड टू बिजनेस प्रमोशन ड्राइव अंडर द शेड ऑफ रिलीजन, ये इसका सही उत्तर है। और क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि नई कृषि प्रौद्योगिकी में शामिल था। नई प्रौद्योगिकी में जो कृषि से संबंधित था उसमें क्या क्या चीजें शामिल थी?
भूमि का पुनर्ग्रहण करना, भारी लोहे के टिप वाले हलों का प्रयोग करना, बैल का कंधा उसके ऊपर हार्नेस रख करके और उसको यूज करना, या ये सब। न्यू एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? रिक्लेमेशन ऑफ लैंड, यूज ऑफ हेवी आयरन टिप्ड प्लाउस, शोल्डर हार्नेस ऑफ ब्लॉक, या फिर ऑल ऑफ देम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ये सभी सेंटेंस बिल्कुल सही हैं, यानी कि ये सब, डी इसका सही उत्तर है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। दिस इज द राइट आंसर। नाउ लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 टॉक्स अबाउट डैश ने कस्बों और गांवों में रहने वाले पादरियों के विपरीत अलग थलग रहने का विकल्प चुना। यानी कि ये कौन लोग थे जिन्होंने कस्बों या गांवों में रहना पसंद नहीं किया, बल्कि वहां से अलग रहना पसंद किया। डैश ऑप्टेड मीन्स हु ऑप्टेड टू लिव आइसोलेटेड इन कंट्रास्ट टू द क्लेर्जी हु लिव्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। और दोस्तों इसका सही उत्तर है भिक्षुओं ने कस्बों या गांवों में रहने वाले पादरियों के ठीक विपरीत अलग थलग आइसोलेशन में रहने का विकल्प चुना। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो कह रहा है कि एक गद्यांश यहां दिया हुआ है, उसको पढ़िए और सही पहचान कीजिए। और गद्यांश में क्या लिखा है कि ये वे सार्वजनिक स्थान या क्षेत्र थे जहां प्रशिक्षित लोग, जिनको ग्लैडिएटर्स कहा जाता था, जंगली जानवरों से लड़ते थे और अंत में उन्हें मार गिराते थे। उनके द्वारा विकसित उत्कृष्ट बाहुबल और कौशल भी विशेष अवसरों पर वहां एकत्रित लोगों द्वारा देखा जाता था और इस प्रकार वह लोगों का मनोरंजन भी करते थे। तो सवाल यह पैदा होता है कि इसको क्या कहते हैं? तो देखिए सही उत्तर है इसका कॉलिसियम। जिस जानकारी को आपको यहां प्रोवाइड किया गया है उसका जो सही उत्तर है वो है कॉलिसियम्स। ये इटली में और रोम में हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 511 से 774 ईस्वी के बीच अरबों ने किसे नष्ट कर दिया? और आपके पास ऑप्शंस हैं स्पेन के विसिगोथ्स को, गॉल के फ्रैंक को, इटली के लोम्बार्ड्स को। किसको अरबों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया? और इसका सही उत्तर है ए, यानी कि इन तीनों को नष्ट कर दिया गया। ये वाला सही उत्तर है। हु वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द Arabs between the period of 511 to 774 CE, and the correct answer is all of three: Visigoths of Spain, Franks of Gaul, and Lombards of Italy. All these were destroyed by the Arabs. Question number 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि कॉन्स्टेंटाइन के बारे में क्या सही नहीं है? यानी कॉन्स्टेंटाइन एक राजा थे, उनके बारे में क्या चीजें जो कही गई हैं उनमें क्या चीजें सही नहीं है? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए उन्होंने सॉलिडस सिक्का पेश किया जो रोमन साम्राज्य को ही खत्म कर दिया। उसके शासन में तेल, प्रेस और कांच के चित्र व्यापक रूप से स्थापित किए गए थे। उन्होंने गांव में भारी उद्योगों को बढ़ावा देने में निवेश किया। What is not correct about Constantine? He introduced solidus, which outlasted Roman Empire itself. Oil presses and glass pictures were established amply under his rule, and he invested more in promotion of heavy industries in villages. तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ए, यानी कि इनमें से कोई भी बात कॉन्स्टेंटाइन के बारे में सही नहीं है। और अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24, और ये है किन नदियों ने उत्तर की ओर रोम साम्राज्य की सीमाएं बनाई? राइन, डैन्यूब, फ्रात और नील। Which rivers made boundaries of the Roman Empire from the north side? और दोस्तों इसका सही
उत्तर जो है वो है बी, यानी कि 1 and 3, राइन एंड डैन्यूब। ये वाला 1 and 3, राइन एंड डैन्यूब। यानी कि अगर रोमन साम्राज्य की उत्तरी सीमा को आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको कि उसके उत्तर में ये राइन और डैन्यूब नदी है। दोस्तों, आज इस प्रैक्टिस पेपर का कुल ए सेक्शन के 24 प्रश्न हमने देखे। अगली वीडियो में हम अगले सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तब तक इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।